नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के सुल्तानपुरी विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश जाटव जी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी किन किन रणनीतियों पे इस बार चुनाव लड़ेगी, आइए ओम प्रकाश जी से बात कर लेते हैं। हमारे हॉट सीट पे हमारे साथ मौजूद हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, आप पिछले कितने समय से आप एक्टिव हैं बीजेपी में? बीजेपी में मैंने 2018 में ज्वाइन करा था। उससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी भी मंडल अध्यक्ष भी रहा, विधानसभा अध्यक्ष रहा 5 साल मैं जिला अध्यक्ष रहा, 2 साल लोकसभा प्रभारी रहा। उसके बाद मैंने वहाँ से मैं संघ से जुड़ा था, तो फिर मैंने वो संघ की विचारधारा से जुड़ के फिर मैंने बीजेपी की ज्वाइनिंग कर ली। अच्छा, कोई रीज़न रहा, मतलब बहुजन समाज पार्टी से या फिर आप बीजेपी में? बहुजन समाज पार्टी में रीजन कोई नहीं था। हमने भाईचारा बना के यहाँ सुल्तानपुरी में 3 पार्षद जिताए, 2 बार। उसके बावजूद भी हमने विधानसभा का चुनाव लड़वाया। जब वो जो मौजूदा विधायक है इसे लड़वाया तो ये मंगोलपुरी छोड़ कर सुल्तानपुरी आ गया। ये रहता बेगमपुर है। वहाँ हम लोगों ने इसका जब विरोध करा तो फिर उसके बावजूद भी ये ऊपर पैसे दे के वहाँ से टिकट ले आया। फिर हमारे पार्षदों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल लिया। उसके बावजूद जो उस चुनाव में ये 1100 वोट से वहाँ हार गया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जब दोबारा टिकटों का नंबर आया तो यहाँ वाल्मीकि समाज के लिए हमने 1-2 टिकट मांग रखे थे। उनको टिकट न दे के इन्होंने साथी समाज को टिकट दिए, जो दारू का और सट्टे का सारा काम कर रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ का जो हालात थी तो फिर उसके सारा सिस्टम ही खराब हो गया यहाँ का बीएसपी का। प्रदेश ले यहाँ की जितने भी विधानसभा कमेटियाँ थी, जिला कमेटियाँ थी, हमारे जो 5 विधानसभा और जिला और लोकसभा सारी हमारे साथ खड़ी थी। उसके बावजूद भी प्रदेश वालों ने किसी की नहीं सुनी, उन्हें धमका के भगा दिया वहाँ से। मैंने कहा जब ऐसी पार्टी में रहने से हमें अब क्या फ़ायदा है, जब मान सम्मान स्वाभिमान हमारे कार्यकर्ता को हमें नहीं मिलेगा तो फिर रुकने में कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने वहाँ से पार्टी को छोड़ के मैंने बीजेपी ज्वाइन की। उस तब से मैं अपने यहाँ सुल्तानपुरी में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और जो भी जिम्मेदारी, वैसे तो मैं ज़िले में जिम्मेदारी देने की बात की, मैंने तो फिर ज़िले में मेरे पास फादर की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने जिम्मेदारी नहीं ली। मैंने कही फिर मैंने मंडल में जिम्मेदारी इसलिए ले ली कि कम से कम इसके सहारे से हमें सूचना मिलती रहेगी। अच्छा, वैसे आज की क्या स्थिति है, मौजूद स्थिति आज की जो है सुल्तानपुरी की, क्या क्या समस्या है? सुल्तानपुरी में एक तो सबसे बड़ी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी का कोई निकास नहीं है। जो भी सुल्तानपुरी वाले जो F ब्लॉक है, E ब्लॉक है, यहाँ का पानी का भराव ही ख़त्म नहीं होता। उधर P1 P2 जबकि नाले के किनारे लगी हुई है। 15 का जैक्शन के टाइम से ही, जब से हम लोग उस बात को उठाते रहे हैं कि भाई ये पानी का निकास की नालियाँ निकाली जाएँ, आज तक कोई नाली नहीं निकाली गई। जो भी काम थोड़ा उस टाइम जब हुआ वो संदीप के जब मंत्री था उस टाइम में काम हुआ। उस दौरान के अलावा कोई भी काम नहीं हुआ। सड़कों की दुर्दशा है, न कोई पार्कों की दुर्दशा है, न कोई निगम पार्षद काम करने को, न कोई न विधायक को उसकी सुनता है। विधायक के पास हम लोग कई बार गए इस मुद्दों को लेके भी, उसके बावजूद भी विधायक अपनी मनमर्जी से काम करा रहा है। और मुकेश के साथ खिलाफ माहौल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सारे कार्यकर्ता इसके खिलाफ मोर्चाबंदी खोले बैठे हैं। तो सर, जैसे बीजेपी ने भी सदस्यता अभियान की जो मुहिम शुरू की है पूरे इंडिया में, सर इससे क्या लगता है, इससे पार्टी संगठन कितना मजबूत होगा सर? पार्टी संगठन बहुत मजबूत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने भी कल हमारे यहाँ वार्डों की 3 वार्डों की मीटिंग हुई थी। 3 वार्डों में हमने सदस्यता अभियान 2 तारीख से हमारे यहाँ दोबारा शुरू हो जाएगा। 2 से 17 तक चलेगा और 17 के बाद समीक्षा की मीटिंगें होंगी। उसके बाद 1 तारीख से फिर दोबारा नए सिरे से चलेगा। तो सदस्यता अभियान पे हम सारे जितने भी खंड प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल की जो भी टीमें हैं, सारी उसी पर काम करेंगी। और विधानसभा और जिले की तरफ से तो हम लोगों को सख्त आदेश है कि हमें हर बूथ पर 300 कार्यकर्ताओं की लिस्ट बना के देनी है। मतलब पार्टी पूरी इस बार ताकत पूरी झोंक रही था। इस बार 27 साल से आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई। हाँ। क्या लगता है इस बार बनवास टूटेगा दिल्ली में? सरकार बनवास टूटेगा और रिकॉर्ड टूटेगा। क्यों लगता है आपको सर, आम आदमी पार्टी का गढ़ को आप किस तरह से? ऐसा आम आदमी पार्टी ने करा क्या है 5 साल में? सिर्फ बिजली शिक्षा पे काम, पानी बिजली शिक्षा पर कोई काम नहीं करा। जिस दिन सरकार पलटेगी उस दिन इन्हें पता, सब समाज को और क्षेत्र के लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। 10 साल में कोई स्कूल बनाया हो दिल्ली में तो एक बता दे। पूरे दिल्ली का रिकॉर्ड है ये। जो भी इसने क्या कराया, जितनी भी पुराने हमारी बिल्डिंगें बनी थी उनके इसने सिर्फ टाइल खोल के नई टाइल लगाने का काम करा है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। उसमें होता है बहुत बड़ा घोटाला, क्योंकि खुलाई के भी पैसे देने और लगाई के भी पैसे देने। बिजली विभाग में कमर्शियल वालों की तो कमर तोड़ रखी है। हम 20 रुपये यूनिट का, 18 रुपये यूनिट का बिल भर रहे हैं बिजली का, जबकि जो बिल हम उस टाइम कांग्रेस की सरकार में 8 रुपया 9 रुपया यूनिट भर रहे थे, वो आज बिल हमें 20 रुपये यूनिट भरने पड़ रहा है। एक सरचार्ज, एक उस पर
जो बिजली के मीटर है इसमें एक ही चीज़ के 3-3 बार चार्ज लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। किसी को भी पता नहीं है कि ये चार्ज किस बात का लग रहा है। अब आपको मैं दिखा दूँ, इसमें ऊर्जा शुल्क 3 बार पहले भी ले लिया, स्थायी शुल्क दोबारा भी ले लिया, स्थायी शुल्क दोबारा भी ले लिया, स्थायी शुल्क, माने किसी चीज चार्ज लगाए जा रहे हैं। माने एक चार्ज 3-3 बार ले रहे हैं। माने यूनिट हमारे 500 का यूनिट बिल बनना 500 यूनिट का, तो 500 यूनिट उन्होंने इन पर उस पर टैक्स ले लिया। ये स्थिति बना रखी है। कोई सिस्टम नहीं है बिजली विभाग डिपार्टमेंट का। राजीव रत्न आवास योजना कांग्रेस के टाइम के 7 लाख फ्लैट दिल्ली में बने हुए पड़े हैं। उन फ्लैटों को आज दुर्दशा है। अगर ये चाहता है तो दिल्ली सरकार की सारी झुग्गियाँ खत्म होकर उन आवासों में चली जाती। और क्या नाम, उसके साथ साथ जो उसकी क्या नाम ESI के 90,000 फ्लैट बने पड़े दिल्ली में। किसी भी लेबर क्लास के आदमी को एक भी ESI का फ्लैट अलॉटमेंट नहीं हुआ। सारे जितने भी वहाँ डिपार्टमेंटली लोग पड़े हैं उन्होंने किसी के अपने लड़के का नाम करा रखा, किसी ने किसी के रिश्तेदार का नाम करा रखा, किसी ने फैक्ट्री मालिक ने अपने नाम करा रखा है। ESI जितने भी फैक्ट्री मालिक हैं बड़े बड़े, सब ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के ESI कार्ड बना रखे हैं। उन्हीं के नाम से वो अलॉटमेंट करवा दिए। नाम उनका चल रहा है। आज तक किसी भी लेबर क्लास के आदमी को कोई ESI का फ्लैट नहीं मिला। वही हाल ये इसमें राजीव रत्न आवास योजना में साबदा कॉलोनी में 8,000 फ्लैट, बपरोला में 8,000 फ्लैट, यहाँ पे का नाम नरेला में बबाना में कम से कम 5-5, 7-7 हज़ार फ्लैट है। इनकी दुर्दशा हुई पड़ी है। अगर यही इतना ही साफ सुथरा था तो इसे यहाँ मंगोल सुल्तानपुरी में भी 250-260 फ्लैट पड़े हैं। 8 साल हो गए बने, वो दोबारा उनकी रिपेयरिंग मांग रहे हैं सारे। आज तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। जब सुल्तानपुरी में वर्तमान में झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं तो हम उस टाइम संदीप विधायक था। संदीप विधायक ने इसका पूरा विरोध करा था। जब सुल्तानपुरी में 3,000 झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, 4,000, इन झुग्गियों को यहाँ विस्थापित कर देंगे तो हमारा यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ हमारे यहाँ बाहर के लोगों को यहाँ क्यों बसाया जाएगा बीच में। 10 साल के सांसद ने जो काम किए बताइए, कुछ काम हुए? पिछले वाले सांसदों ने कोई काम नहीं करा। हमें अब बहुत बढ़िया सांसद मिला है, सामाजिक स्तर पर भी ज़मीनी स्तर पर भी वो कार्य करते रहते। आज हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा वर्तमान का सांसद है, इससे बढ़िया कोई सांसद मेरे को लग रहा है दिल्ली के 7 सांसदों में सबसे 1 नंबर का सांसद लगाते हैं योगेंद्र जी। योगेंद्र जी से पूरी हमें उम्मीद है कि क्षेत्र हमारी मांग है सुल्तानपुरी में जो हमारे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। एक तो डिग्री कॉलेज का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारे आसपास के 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो आने वाले टाइम में हम लोगों की यही उम्मीद है कि हम जो हमें ज़मीन तो अलॉटमेंट हो चुकी है, तो हमारा डिग्री कॉलेज बहुत जल्दी तैयार हो। उसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाया या JNU बनवा, जो भी बिल्डिंग बना के यहाँ इस डिग्री कॉलेज को बनाएगा, हम लोग उसके लिए मांग कर रखी है। दूसरे यहाँ हमारे 2-3 पार्क ऐसे हैं जिनकी 20 साल से ये दुर्दशा, चाहे कांग्रेस का विधायक रहा हो चाहे आम आदमी पार्टी का विधायक रहा हो, उन दोनों पार्कों के एक अम्बेडकर पार्क है यहाँ, वहाँ इतना चारों तरफ पनौतराज घेर के लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस पार्क की वो दुर्दशा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है उस पार्क को। इतने निगम पार्षद भी BJP और निगम के भी रहे, आम आदमी पार्टी की भी रहे। जो सवाल कर लेते हैं आपसे सुल्तानपुरी विधानसभा की समस्याओं को लेके। आपने जिस तरह समस्या बताई, विधायक ने अभी तक कोई सूद नहीं ली सर, कुछ नहीं, सांसद ने सूद ली इन चीज़ों को लेकर। ऐसा जो वर्तमान हमारा सांसद है उसने सबको, हम लोगों को पहले हिदायत दे रखी है कि सबकी लिस्ट बना के दो, क्या काम अधूरे हैं, हम उन्हें काम को करवाएंगे। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देगी, इस बार किसके चांस लग रहे हैं सुल्तानपुरी में? तो ऐसा है, सुल्तानपुरी में यहाँ की सिचुएशन 2 तरीके की है। यहाँ सुल्तानपुरी में जैक्सन शुरू से आ भी रहा है, आज तक भी आ भी है। यहाँ सुल्तानपुरी में वाल्मीकि समाज दो जगह का है, 2 भागों में बटा हुआ है। जो यूपी का वाल्मीकि समाज है वो अलग है, वो आदमी देख के सपोर्ट करता है। जो हरियाणा का वाल्मीकि समाज वोट है वो जैक्सन के साथ सपोर्ट करता है। और जो यहाँ का सामान्य वर्ग का वोटर है और SC वर्ग का वोटर है वो आदमी देख के सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ इन लोगों ने शुरू से ही ऐसे काम सारे तो पार्क करवा रखे हैं जैक्सन ने। जो दुर्दशा जैक्सन ने यहाँ सुल्तानपुरी की पार्कों की करवाई है वो आज तक मेरे को लग रहा है किसी विधायक ने नहीं कराई होगी। तो वो हाल है हमारी सुल्तानपुरी का। तो सुल्तानपुरी का तभी विकास होगा कोई साफ़ सुथरा आदमी यहाँ आए और उसके बारे में सोचे है कि भाई जो हमारे यहाँ की लैंड पड़ी हैं, ग्रीन लैंड भी पूरी इन्होंने सारी गिरवा के मंदिरों और उनमें कब्जा करवा दिए। सारे पर किराया वसूली होती है खूब, चाहे निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो, उस पर सिर्फ किराया वसूली हो रहा है उन पार्कों पर और कुछ नहीं हो रहा। ये हमें मुकेश जैसे और जैक्सन जैसे विधायक नहीं चाहिए। हमें यहाँ का जो
समाज की बात सुने, समाज के हित की बात करे, समाज के साथ रहे, ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है यहाँ। सर आपकी भी कहीं भूमिका इस बार विधानसभा चुनाव की फाइट कर रहे हैं, चाहे भूमिका हमारी है, पार्टी अगर आदेश करेगी तो उसके बारे में सोचेंगे। मगर काफी कैंडिडेट हैं इस बार सर चुनाव में। कैंडिडेट तो काफ़ी आएंगे, ऐसा है कैंडिडेट आएंगे। जब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वही आदमी अभी तभी बीजेपी जीतेगी जो आम आदमी पार्टी और बसपा और कांग्रेस के वोट में से सेंध लगा के अगर बीजेपी में ट्रांसफ़र कर सकती है। जितने भी कैंडिडेट है घर में से तो कोई निकलता नहीं है, सब सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है कि एक गली से दूसरी गली में कोई नहीं जानता उन कैंडिडेटों को। अगर उन्हें कहा सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते, उन्हें पता है कि बीजेपी पैसे देगी, तो चुनाव लड़ लेते हैं और लड़ेगी नहीं, जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ना है। जब आज तक जो भी कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़े सिर्फ इसी पर्पज़ से लड़े। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अगर आगे बढ़ जाएंगे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अच्छा एक सवाल हो रहा है, आपकी क्या भूमिका है सर क्षेत्र में, समाज के बीच? समाज के बीच में आप शायद सर्वे कर लेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा कि हमने क्या करा है समाज में हम तो जितना टाइम बचता है 5 बजे के बाद हम समाज में ही रहते हैं। हम खाली अकेले अपने समाज में नहीं, हम हर समाज में काम करते हैं, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो। मैंने तो हर समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे, हर समाज के साथ रहे। और कुछ तो नहीं, जनता में कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? हम तो यहाँ की सुल्तानपुरी की जनता से यही मैसेज है कि सुल्तानपुरी के लोगों से यही अपील है कि यहाँ जो भी आसपास जितने भी ये लोग हैं कम से कम इनके बारे में सोचें और अच्छे आदमी के चुनाव करें जिससे क्षेत्र के विकास की आगे गति बढ़े। धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात ओम प्रकाश जाटव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।